हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य हिंदी की जो बुक है उसे। तो चलिए गाइस, ओके चलो। तो गाइस, यहाँ पे हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 36 का। आज पार्ट 3 करेंगे, पार्ट 2 हम कर चुके हैं। और यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो है अपठित गद्यांश पदांश। चलिए पहले देखते हैं इंडेक्स, फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा गाइस आपका इंडेक्स। तो दोस्तों, हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, अभी जो है हम चैप्टर नंबर पहुंच गए हैं 36। मतलब गाइस, ये है आपका चैप्टर नंबर 36। ओके, तो हम ये वाला चैप्टर कर रहे हैं और ये फटाफट होने वाला है ख़त्म। हो सकता है इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए या फिर नेक्स्ट एक और वीडियो है। उसके बाद ये लास्ट में है विविध, उसको भी देख लेंगे हम लोग। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गैस, क्वेश्चन नंबर 102 तक हम कर चुके थे। आज हम करेंगे 103 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। चलिए, अब लिखा है अनुशासन क्यों आवश्यक है। इसमें लिखा है सद्भाव और शांति के लिए, या परिवार में सद्भाव, समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। फिर लिखा है सैनिक जीवन को क्या स्वस्थ बनाए रखने के लिए, स्थिति को कायम रखने के लिए। तो गाइस, ये है हमारा ऑप्शन बी। चलिए, इसमें और तो कुछ नहीं है। गद्यांश की जो पंक्ति नंबर 2 से लेकर 4 तक में आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पंक्ति नंबर 2 से लेकर क्या है, आप 4 तक में इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कहाँ तक है, क्वेश्चन नंबर 103 से 105 तक करना है। इसमें लिखा है अनुशासन किसकी आत्मा है। तो किसकी आत्मा है गाइस, यहाँ पे अनुशासन जो है सैनिक जीवन की आत्मा है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर लिखा है विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है। तो गाइस क्या है कि अनुशासन का ना होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जो गद्यांश पढ़ेंगे उसमें हम 106 से लेकर 110 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए आइए गद्यांश देख लेते हैं। यहाँ लिखा है मापना सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। ठीक है, दुनिया भर के सभ्य समाजों में अपने अपने ढंग से समय को, दूरी को, गति को, आकार को, क्षेत्रफल को नापने के पैमाने विकसित किए हैं। फिर एक ऐसा दौर आया जब हर चीज को ही नापा जाने लगा। सर्दी को, गर्मी को, सुख को, दुख को, अर्थव्यवस्था को, महंगाई को, यह यहाँ तक कि अक्ल को भी। इसी के साथ 150 साल 150, ठीक है, 150 साल पहले एक और पैमाने विकसित हुआ इंसान के बुखार को नापने का। फिर लिखा है कार्ल वंडरलिच ने शरीर के इस तापमान को समझने के लिए लंबा शोध किया और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का सामान्य तापमान है। शरीर का तापमान अगर इससे ज़्यादा हो तो इसका अर्थ होता है बुखार। फिर लिखा है यही तापमान चिकित्सा व्यवस्था का मानक बन गया। ठीक है, अब 98.6 का आंकड़ा जल्द ही एक मुहावरा बनकर समाज और संस्कृति के कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होने लगा। इसी नाम से एक गीत बना, एक उपन्यास लिखा गया, एक सर्वाइवल गाइड आई और दुनिया के कई देशों में एफएम चैनल खुले। ठीक है, पर अब 98.6 के इस आंकड़े पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जोनाथन हुसनैन ने पिछले दिनों इस पर लंबा शोध किया तो वह इस नतीजे पर पहुंचे कि मानव शरीर के सामान्य तापमान के 98.6 का आंकड़ा जो है मूल रूप से गलत है। तो उन्होंने पाया कि हमारे शरीर का जो तापमान है सुबह के वक्त थोड़ा कम होता है और शाम तक थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इसके अलावा पुरुष के मुकाबले महिलाओं के शरीर का तापमान मामूली सा ज़्यादा होता है। बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्या तापमान। ठीक है, फिर अलग अलग तरह के लोगों के शरीर का सामान्य तापमान अलग अलग होता है। यानी पूरे मानव समुदाय के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का मानक सही नहीं है। वह इस नतीजे पर पहुंचे कि शरीर का सामान्य तापमान और बुखार दोनों ही जटिल चीज़ें हैं। एक आंकड़े के सरलीकरण से इसे नहीं समझा जा सकता। सच तो यह है कि सटीक पैमाना सिर्फ भौतिक चीज़ों और प्रक्रियाओं के ही बनते हैं। सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने सिर्फ सांकेतिक हैं।
सांकेतिक होते हैं, तो इससे उनके उतार चढ़ाव की था भर पाई जा सकती है। फिर लिखा है दिक्कत तो तब आती है जब हम इससे जड़ मानक मान लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया, इसमें लिखा मानक शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन क्या है। तो यहाँ पे लिखा है बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्या, टेम्परेचर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं गाइस। इसमें लिखा है सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है क्या, बुखार, उतार चढ़ाव, या उपन्यास लिखना, या फिर मापना। तो गाइस हमारा आंसर क्या है, मापना। मापने की बात कर रहे थे अभी तक। लिखा है सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है। तो इसमें लिखा है जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। अभी हमने सबसे लास्ट लाइन में यही देखा था। ठीक है, चलिए तो गाइस नेक्स्ट गद्यांश की देखिए अंतिम पंक्ति से स्पष्ट होता है कि ये वही चीज़ लिखी है। फिर लिखा है जोनाथन हुसनैन ने हाल ही में क्या किया इन्होंने एक लंबा शोध किया। ओके, फिर लिखा 98.6 के संदर्भ में असत्य कथन क्या है। इसमें लिखा है कि इसी नाम से एक कहानी लिखी गई। तो हमने गाइस उपन्यास देखा, गीत देखा, लेकिन कहानी की बात नहीं करी है। ठीक है, आइए क्या लिखा गया है, उपन्यास लिखा गया है, गीत लिखा गया है, कहानी नहीं। अब देखिए गाइस, सब जो हम गद्यांश पढ़ेंगे वो 101 से लेकर 115 तक के क्वेश्चन के लिए पढ़ेंगे। गद्यांश चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान के साथ साथ उन्हें शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। मतलब कौन कौन सा, पुस्तकीय ज्ञान हो गया, आध्यात्मिक हो गया और शारीरिक शिक्षा हो गई। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था लोग, एक और चीज़ हो गई। तो इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं और आश्रम विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। फिर इसमें लिखा है आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। मतलब बेरोजगार है जिनके पास डिग्री है, मतलब डिग्री है बट बेरोजगारी है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता है। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल है। क्या, राष्ट्र गौरव की भावना नहीं उत्पन्न कर पाती है। ठीक है, अब लिखा है समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में, अब बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति में, विद्यार्थियों के नैतिक, मानसिक, शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया गया है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म, भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। क्या था, भारत था, ये था। तो गाइस आंसर है हमारा भारत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें लिखा है प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती है किसमें, विद्यार्थियों के व्यवहारिक विकास पर, स्वास्थ्य पर, या चहुमुखी विकास पर। तो गाइस क्या, चहुमुखी विकास पर। फिर है नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है रोजगार करने के लिए, राष्ट्रहित के कार्य करने के लिए। तो गाइस किसके लिए, राष्ट्रहित के कार्य करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, इसमें नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि राष्ट्र का विकास हो सके, शिक्षितों को रोजगार मिल सके। तो वैसे अभी हमने पढ़ा था, लास्ट की पंक्ति थी, तो शिक्षितों को रोजगार मिल सके। ठीक है, अब लिखा है पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो वैसे इसको जब हम तोड़ते हैं तो होता है पुस्तक प्लस ये, तो इसमें प्रत्यय हो गया ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं। 116 से 118 तक के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं उसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, और जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं। उन्होंने रुपए कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी महत्ता हम रुपए से अधिक समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपए बांटना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है।
सॉरी, रुपए बांटना नहीं गई, रुपए बटोरना है यहाँ पर, ठीक है। तो उनकी जो प्रतिष्ठा है वो कम हुई, अधिकांश अवस्थाओं में उनको कम पूछा गया है, मतलब उनको पूछा नहीं जाता, ठीक है। उन्होंने जन्म लिया, रुपए कमाए और परलोक की यात्रा की, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ कहाँ गए, ठीक है। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। चलिए गद्यांश देखते हैं। गद्यांश का जो शीर्षक है, उच्च शीर्षक क्या होना चाहिए? धन की लोलुपता या धन की महत्ता, धन और मनुष्य और मनुष्यता का महत्व। तो गैस यहाँ पे है धन और सॉरी मनुष्य नहीं, मनुष्यता, धन और मनुष्यता। इस उपरोक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? जो धनार्जन और त्याग दोनों करता है, ओके। जो पैसे को कल्याणकारी कार्य में लगाता है, जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। तो गैस हमारा आंसर हो गया जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। फिर धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन की पूजा से क्या, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कमा पाता, मतलब सिर्फ धन कमा लेता है, मर जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। अब यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, हम 119 से लेकर 23 तक की बात करेंगे। चलिए आइए गद्यांश पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए जो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज, परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध करना और राष्ट्र के व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का एक सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बालावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूल और कॉलेज के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिक्षा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्धू और अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चारित्र्य दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। तो गाइस क्या है यहाँ पे? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। फिर लिखा जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है क्या? निष्ठावान श्रमिक या धनवान व्यक्ति या फिर उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। तो गाइस हमारा आंसर है उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। फिर इसमें हो गया उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, राजनीति के कुशल दावपेच या चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। तो चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण कैसे यहाँ है? भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। तो इसमें लिखा प्रस्तुत अवतरण में यह दृष्टिगोचर है कि भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। चलिए ये अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। इसमें लिखा है अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताते हैं, मतलब जो पुराने तरीके से काम करते हैं, ठीक है, उनको मजाक उड़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें लिखा भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है क्या है भाई? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अंग्रेजी भाषा में और आधुनिक शिक्षा पर कर दिया था, जो कि आपकी क्या वेस्ट साइड मतलब पश्चिम की भाषा थी और पश्चिम की संस्कृति या जो भी सब कुछ उन्हीं का था, हम सब भूल गए थे। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 124 से लेकर 28 तक की बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित्त
होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपने कर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का तो वैसे यहाँ आगे लिखा है, शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता और शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के, किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकाल कर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पहले अपने व्यक्तिगत दैनंदिनी मतलब डायरी बोलते थे, डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते हैं जब हम शांत नहीं रह सके। कुछ दिनों बाद वही जो डायरी है पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दे और शांत रहना शुरू करें। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें उपयुक्त टाइटल क्या होगा इस गद्यांश के, तो गाइस इसमें शांत रहो सुखी रहो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है, तो यहाँ पे है महायोग। ठीक है, तो मतलब अगर आपको क्रोध आ भी रहा है तो आप शांत रहे, तो इसे हम क्या कहते हैं, महायोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन सा रोग दूर होता है, तो देखिए पाचन क्रिया से जुड़े रोग जो होते हैं दूर हो जाते हैं अगर आप क्रोध को काबू में रखते हैं। तो वैसे देखिए गद्यांश इतने अच्छे हैं कि आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये वाली बात, ठीक है, चिंता की रेखाएं कहाँ उभरती हैं, तो कहाँ उभरती है, गले, मस्तिष्क, सारे शरीर पे, ओजस्वी चेहरे पर, तो कहाँ पे, ओजस्वी चेहरे पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करना चाहिए, तो गाइस क्या करना चाहिए, अपनी जो डायरी है डायरी पर लिखे हुए नहीं तो गाइस डायरी पर लिखें, हाँ, क्रोध के अनुभव अपनी डायरी पर लिखें। देखिए गद्यांश में जो स्पष्ट लिखा है कि शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को मतलब शयन कक्ष यानी कि अपने रूम में जाने से पहले जो भी हमने जहाँ आज पूरे दिन में हमने जहाँ गुस्सा करी है वो अपनी डायरी में लिखें। कुछ दिनों बाद अगर आप इसे ही पढ़ोगे तो आप उसको हंसोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा है कि गद्यांश मतलब अब इसमें हमें 2 ही क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा गद्यांश पढ़ना है। ठीक है, इसमें लिखा है साहित्य का आधार जीवन है और इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है। ठीक है, फिर लिखा है उस पर अटारियाँ, मीनार, गुम्बद बनते हैं और उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा। ठीक है, जीवन परंपरा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध सुगम मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिससे वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है तो किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन और किसी को ऐश्वर्य में, किंतु साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचे, ये मतलब जो ये आनंद है इससे ऊंचा है और इसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य में मिलता है। उसी आनंद को प्रकट करना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य अथवा भोग के आनंद में गलानी छुपी होती है, पश्चाताप भी होता है। दूसरी और सुंदर से जो आनंद प्राप्त है वह अखंड और अमर है। ठीक है, अखंड है, अमर है। तो इसमें लिखा है सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो भौतिक संसाधनों या भौतिक साधनों से प्राप्त होता है, सत्य से प्राप्त होता है, साहित्य से प्राप्त होता है। तो साहित्य का पढ़ा थे तो वैसे ये आंसर है, साहित्य से प्राप्त होता है। सच्चा आनंद किसमें मिलता है, तो साहित्य से मिलता है या परमात्मा से मिलता है, सुंदर और सत्य से मिलता है, ये आपने अभी पढ़ा। ठीक है,
तो नेक्स्ट बस 2 ही क्वेश्चन थे गाइस इसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 131 से 135 तक देखेंगे। अब लिखा शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमें जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म, दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पहली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथों में पहुंच गए, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की शूद्रता यदि राष्ट्र की शूद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोक हित की मर्यादा दे सकेंगे। तो इसमें लिखा अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति अस्थानावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो यहाँ क्वेश्चन है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और क्या अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, हमारे विज्ञानार्धक शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है क्या? जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांगी विकास, जीवन का गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे है ऑप्शन ए है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। चलिए, मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है? तो कैसे कैसे जो नैतिक मूल्यों, हाँ, ये नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। आधुनिक मानव विज्ञान को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि नहीं कहा जा सकता साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि जो है मानव चेतना से निर्वासित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की शूद्रता को राष्ट्र की शूद्रता ना बनने दिया जाए। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर 140 तक के क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं तो कितना बड़ा है, काफ़ी, बाप रे बहुत बड़ा है भाई। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें लिखा है, हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उसके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं। ओके, लेकिन ये तीन वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, ना अलग अलग रास्ते के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना ही है कि ये जानते नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है, वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी ले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ के अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। इस क्या पैराग्राफ था कमाल का। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, इसका उपयुक्त शीर्षक या टाइटल क्या होना चाहिए। तो यहाँ है भीड़ की शक्ल। तो यह भीड़ से मुक्त
मुक्ति का उपाय क्या होगा? भीड़ में अपनी शक्ल देखना। ओके, तो इसमें लिखा है गद्यांश की जो अंतिम पंक्तियां हैं, जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहेगा, अर्थात भीड़ से मुक्ति का उपाय भीड़ में अपनी शक्ल देखना है। ये लास्ट लाइंस थी। भीड़ कितने के लिए रुकावट है? तो गाइस किसी मोटर में चलने वाले लोगों के लिए क्या है? भीड़ एक रुकावट है। ये भी आपने पढ़ा होगा गद्यांश में। अब इसमें लिखा है भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो भीड़ में फंसे लोगों के ही विरुद्ध किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो गाइस कौन करता है? नेता, पूंजीपति, सरकार या सत्ताधारी? तो कौन करता है? सत्ताधारी। ये भी हमने पढ़ा था गद्यांश में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 145 तक के देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सर्दियों के दिन थे। तो सर्दियों के दिन थे। एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था। वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। ठीक है, बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। तो उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की जो है सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था? बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, क्या? मुसाफिरों की जान बचाना। तो देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज निकाल हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दिया, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। तो ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? तो गाड़ी क्यों रुकी? परवाह नहीं, गाड़ी कहाँ? जान की कोई परवाह नहीं, गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा कि अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। चलिए आइए क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। देखा, लोगों की जान बचाने के लिए बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? तो इसमें लिखा है त्याग, धैर्य, उत्साह या परहित। तो गाइस क्या है आपका? परहित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी गाइस? यहाँ पे उस घड़ी नहीं, रेल के आने का समय हो रहा था, मतलब उसे देखना था कि ट्रेन कितने बजे आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि बच्चे की का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को, बेवकूफ़ी, शरारत या असावधानी को। किस बच्चे की? सूझबूझ को। तो गाइस नेक्स्ट इसमें लिखा है रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया भाई? तो बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, मतलब उसे लगा कि भैया बच्चा बीच में आके खड़ा हो गया, मर जाता, कहीं मर ना जाता गाड़ी के नीचे आके। इसमें लिखा है टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी देने का भाव या निंदा का भाव। तो टूटी पटरी को देखकर तो भैया वो शाबाशी ही देगा ना, गुस्सा तो होगा नहीं। तो आते हैं आगे। तो गाइस 146 से लेकर 50 तक का देखते हैं। तो यहाँ लिखा है विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों प्रजातियों के एकमात्र आश्रय स्थल थे। ठीक है, और आज भी हैं। तो वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की जो है आवश्यकता पड़ी, मतलब इनको बचाने की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, अब लिखा है कि आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उड़े पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। उगे पेड़ पौधे हमारे ईंधन की समस्या जैसे का समाधान करते हैं, और इसमें हम इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त करते हैं, और साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वहीं इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, तो जिससे वे हवा में जो है गैसों का संतुलन बनाए रखता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। तो पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की आवश्यकता की समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियाँ अपने भीतर जल की अमृत धारा संजोकर प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ, वनों का महत्व समझना, वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना या लगाना। फिर तो गाइस हमारा आंसर होगा वनों का महत्व समझना, ए। ऑप्शन क्या है? ए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है? भोजन, रहने का स्थान, घूमने का स्थान या आश्रम का स्थान? तो गाइस रहने का स्थान। इसमें लिखा है नदियों की जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है? तो वनों के कारण। ठीक है, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करता है? तो तेज हवाएं चलाकर, छाया, वर्षा करने में सहायक बनाकर। तो वनों से क्या होती है? वर्षा
तो गाइस यहाँ लिखा है वनों के संरक्षण से अभिप्राय है वनों को काटना, वनों को फैलाना, वनों को साफ करना या वनों को बचाना। गाइस क्या है, वनों को बचाना। अब चलिए 151 से लेकर 53 यानी कि 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी करेंगे हम। इसमें लिखा है अक्सर दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं, बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं। क्या सचमुच इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए अहितकर हैं? यह तथ्य सभी एक स्वर में स्वीकारते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है, परंतु बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए कौन से कारगर उपाय किए जाएं, यह चिंतन का बिंदु रहा है। निश्चय ही जनसंख्या पर नियंत्रण में संचार माध्यमों द्वारा ज्ञापित संदेश जनमानस में व्यापक असर डालते हैं। तो यहाँ लिखा है आज सबसे बड़ा संकट क्या है? मनोरंजन, रोजगार, जनसंख्या। तो आंसर है आपका जनसंख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है प्रौढ़, कैसे ये पढ़ लीजिएगा, ये वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है। अब लिखा है प्रौढ़ का अर्थ बताइए। प्रौढ़ का मतलब होता है गाइस वयस्क होना, मतलब ठीक है। तो इसमें लिखा है कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है, यानी उपाय मतलब तरकीब, विलक्षण, साधन या युक्ति। तो गाइस हमारा आंसर है विलक्षण। उपाय का अर्थ तरकीब, साधन, युक्ति, प्रणाली, पद्धति आदि होता है, जबकि विलक्षण असाधारण के अर्थ में व्यक्त किया जाता है। किसके? असाधारण। अब क्वेश्चन नंबर 154 से लेकर 156 तक करेंगे यहाँ पे। तो इसमें लिखा है भारतीय धर्म ग्रंथ में अनेक तथ्यों का वर्णन मिलता है। किसी भी पुराण में अवतारवाद को प्रधान अंग माना गया है। प्राय सभी पुराणों में अवतार का प्रसंग आया है, वहीं 10 अवतारों की धारणा की पुष्टि हुई है, तो कहीं 24 अवतारों की। तो जैन और बौद्ध धर्म को अपने में आत्मसात करने के उद्देश्य से जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव 24वें अवतार में हुए और बुद्ध देव के 9वें अवतार में। सबसे आश्चर्य और कौतूहल की बात है कि संसार के ये ही 2 धर्म हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। भारतीय परिपाटी के अनुसार आस्तिक और नास्तिक का भेद ईश्वर को मानने या ना मानने पर निर्भर नहीं रहा है, बल्कि वेद के मानने और ना मानने पर रहा है। मतलब अगर आप आस्तिक हैं तो आप ईश्वर की बात नहीं, यहाँ पे वेदों की बात होती है। नास्तिक में वेदों की बात नहीं होती है, मतलब वो वेदों को नहीं मानते। इसी कारण सांख्य और मीमांसा की गणना क्या है, नास्तिक दर्शन में होती चली आ रही है। किंतु जैन और बौद्ध धर्म तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, फिर भी इसके प्रवर्तकों को अवतारों की कोटि में स्थान देना हिंदू धर्म की उदारता और सहिष्णुता का द्योतक है। लेकिन आज भी हिंदू धर्म के कट्टर नेताओं के हृदय और वाणी में संसार के अन्य धर्मों के प्रवर्तकों के प्रति अत्यधिक सम्मान और आदर पाया जाता है। आधुनिक युग में भी अवतारवाद का ही महत्व है, क्योंकि मानव प्रणाली में आज भी अवतारवाद पर जो है विश्वास है। वैसे हिंदू धर्म में अवतारवाद को ही जो है श्रेष्ठ मानते हैं। हर हिंदू समाज में अवतारवाद के ही ऊपर बल देते हैं, और क्योंकि उन्हीं में विश्वास है। ठीक है। इसमें लिखा है नास्तिक का अर्थ क्या है? भगवान। तो भगवान को ना मानने वाला, अपने आप पर भरोसे वाला, वह है पूजा न करने वाला या मूर्ति पूजा का विरोधी। तो गैस है ए, भगवान को ना मानने वाला। फिर है इसमें सांख्य और मीमांसा की गणना किसमें होती चली आई है? ईश्वर दर्शन, आस्तिक दर्शन में, नास्तिक दर्शन में, या फिर आपकी है मूर्ति दर्शन में। तो गाइस किसमें है? आपके नास्तिक दर्शन में। अब इसमें लिखा है डैश और डैश ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, यानी कि गाइस जैन और बौद्ध धर्म जो होते हैं वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा आ गया गद्यांश, जो है 157 से लेकर 159, यानी कि 6, 7, 8, 9 3 क्वेश्चन बस। नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है, क्योंकि वह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया गया है और उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता में न्याय, पवित्र औचित्य और दृढ़ता समाहित होती है। नैतिकता आत्मचेतना से प्रेरित होती है। नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं। नैतिकता आचार शास्त्र के बहुत निकट है। नैतिकता से ही धर्म की अवधारणा भी संबंधित है। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार के नैतिक व्यवहारों की प्रकृति धार्मिक हो, कई नैतिकता धर्म निरपेक्ष भी होती है। चलिए गद्यांश में प्रयुक्त जो आचरण शब्द से क्या तात्पर्य है? मनन, तर्क, चिंतन या व्यवहार। तो इस आचरण का मतलब इससे है व्यवहार। क्या है? आपका आंसर हो गया व्यवहार से। चलिए इसमें लिखा है नैतिकता धर्म से संबंधित है, क्योंकि
दोनों ही सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित हैं, ठीक है, यानी कि नैतिकता और धर्म दोनों, ठीक है। नैतिकता है क्या है, परंपराएं और रूढ़ियाँ। कर्तव्य धर्म यह आचार शास्त्र, तो हमारा आंसर है क्या है, आचार शास्त्र है। तो नैतिकता आचार शास्त्र है, इसका जो आधार है मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं और इसमें न्याय, पवित्र औचित्य दृढ़ता समाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं गाइस। तो यहाँ पे एक नया गद्यांश है, क्वेश्चन नंबर 160 से लेकर 65 तक करेंगे अब हम यहाँ। तो इसमें ओके थोड़ा अलग टाइप का ये विविध प्रांत हैं अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इस सबसे पहले दुनिया वाले हिंदुस्तानी हम, रहन सहन में खान पान में भी भिन्न भले ही हो कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम, ठीक है। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने, पदतल से आज झुके कुछ टकराकर तो कल लगते फिर जागे से, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागे से, जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भूनव मंगल, आज़ाद वतन के वाशिंदे हर चरण हमारा है बादल, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे है हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या शुभ कार्य होते हैं, ठीक है। अब लिखा है पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, तो इसमें पद, नव, चरण या पग, तो क्या है नव नहीं है, ठीक है। नव नया का समानार्थी है, तो इसमें लिखा कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम वीर बहादुर हैं, स्वतंत्र हैं, स्वाभिमानी हैं या फिर भारतीय हैं, तो हम भारतीय हैं। फिर समाज की दृष्टि से शेष से भिन्न पद, यानी कि खान पान मिला जुला, अपनी 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 या रहन सहन, तो गाइस देखिए क्या होगा अपनी अपनी, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अपनी अपनी समास की दृष्टि से भिन्न पद है, जबकि खान पान ये सारी जो है द्वंद्व समास है। क्या है अपना द्वंद्व समास। लिखा है सर्दियों से कुचले लाखों तूफान हमने, पद तल से कथन में जो है तूफान का भाव है आक्रमण, लड़ाई, आंधियां या फिर कठिनाइयां, तो गाइस हमारा आंसर है कठिनाइयां। फिर लिखा है अंडमान से कश्मीर है भारत में, ठीक है। बलिदानी राज्य, क्रांतिकारी राज्य, निकटस्थ राज्य या दूरस्थ राज्य, तो गाइस हमारा आंसर है दूरस्थ राज्य, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फिर एक गद्यांश है 166 से लेकर 170 तक आंसर हो। इसमें लिखा है धर्म का दीपक, दया का दीपक कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण, हे बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धारा, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, भूख लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक भी उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख दा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। तो इसमें लिखा है मनुष्य गांधी जी आदि महापुरुषों को वाचिक सम्मान दे रहा है, अर्थात उनके सम्मान का दिखावा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे लिखा है अमृत रूपी शांति की धारा बरसने पर भी संसार में क्या व्याप्त है, तो क्या व्याप्त है अज्ञान, दुख और क्या है अराजकता। फिर है कवि उस स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा जब ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। फिर यहाँ पर लिखा शांति व सुख की स्थापना तब होगी जब मनुष्य नई राह पर चलेगा। कौन सी प्रवृत्ति आज भी दुखों का कारण है, भोग और विलास की प्रवृत्ति जो होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 171 से 174 तक हम करेंगे दोस्तों। अब लिखा आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है
इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, अपना पूरा अस्तित्व जमाएं। ठीक है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। नेक्स्ट है, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है, तो विचारों की कलियों पर। फिर लिखा है, सूखे पत्ते प्रतीक है मानव के सूनेपन का। फिर लिखा है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, तो विचारों में परिपक्वता। फिर नेक्स्ट है आपका गाइस 175 से लेकर 83 तक के क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। इसमें लिखा है, ओ समय पर उसने कितनी फलियाँ फूटी, कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ, यह धरती कितना देती धरती माता, कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, ना समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में निस्वार्थ लोभ वश पैसे बोकर रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि किसका महत्व नहीं समझ पा रहा है, तो किसका महत्व नहीं समझ पा रहा है, धरती माँ का। फिर लिखा, कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बोए हैं। ठीक है, पैसे बोए थे तो यह स्वार्थ और लोभ के भाव से। फिर लिखा है, मानवता की सुनहली फसलें कब उगेंगी, तो जब समता और क्षमता के बीज बोए जाएंगे। फिर यहाँ पर धरती कितना देती है का आशय क्या है, बहुत अधिक देती है। चलिए एक और गद्यांश देखते हैं। फिर लिखा है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा वहाँ युगों तक खून पसीना। तो गाइस यहाँ लिखा है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, तो गाइस हमारा आंसर है रुकावटों को ठोकर मारने की। फिर नेक्स्ट इसमें लिखा, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, जैसे समझौतावादी। तो यानी कि इस पंक्ति में कायर का अर्थ क्या है, इसका है समझौतावादी। पाहन शब्द का पर्यायवाची है, तो है पत्थर। तो गाइस पत्थर, प्रशस्तर, पाषाण इत्यादि ये सारे जो है पाहन जो है शब्द है उसका पर्यायवाची है। पैर का पर्यायवाची चरण, पाद, और पर्वत का पर्यायवाची गिरि और शैल होता है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा, तो वैसे हमारा आंसर है कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है के संदर्भ में कहा। तो वैसे यहाँ पे देखिए हमारा जो है ना पूरा का पूरा चैप्टर हो गया है फिनिश। ठीक है, तो गैस यहाँ पे हो गया चैप्टर फिनिश। अब नेक्स्ट चैप्टर एक बचा है विविध। चलिए या तो हम ये चैप्टर की एक वीडियो डाल देंगे, और तो गैस ये उसके बाद हम क्या है अपना एक कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको गैस वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों अगर जितना हो सके। ठीक है, और हमारे जो है 4000 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं गाइस। अभी मुझे 1 साल तो नहीं हुआ है, हाँ मेरी स्पीड थोड़ी सी धीरे हो गई है, सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो गाइस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए जो भी वीडियो को देखता है। और अगर आपको पसंद आती है घटना चक्र की अन्य बुक भी आपको देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे बिना सब्सक्राइब करे भी देख सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर लेंगे और जो आपकी क्या होता है बेल बटन होता है जो उसको दबा देंगे तो जो भी नोटिफिकेशन आती है, मतलब अगर कोई भी नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए गाइस बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं। अब क्या करते हैं ना वीडियो को करते हैं एंड अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।